वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सारे क्लोजेस समझा दूंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला क्लोज है आपका नेम क्लोज। नेम क्लोज में क्या आता है? आपका नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो आप नाम रखे हो या आप रखने वाले हो, रजिस्टर ऑफिस में जब रजिस्टर करवाने वाले हो आप नाम को, वो नाम आप किस में लिखोगे? नेम क्लोज में। ठीक है। अब आपकी कंपनी तीन तरह की होती है कि आप कंपनी प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो या पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हो या 1% कंपनी खोलना चाहते हो। अब जब भी आप प्राइवेट कंपनी खोलते हो तो प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में क्या लिखा हुआ होता है? प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। इसी तरह पब्लिक कंपनी के नाम में क्या लिखा हुआ होता है? पब्लिक कंपनी लिमिटेड। और 1% कंपनी होता है, उसे अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 1% कंपनी है? ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन, उसका नाम होगा पहले तो। जैसे राम एंड श्याम कंपनी है तो राम एंड श्याम कंपनी ब्रैकेट में लिखा होगा 1% कंपनी। ठीक है। अब आप इससे पता चल जाएगा कि आपको कौन सी कंपनी होगी। ठीक है। अब आपका आता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। मतलब आप जब आप नाम रखते हो कंपनी का तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। फर्स्ट है द एप्लीकेशन शैल बी इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकम्प्लिश बाय सच फीस एंड मे बी प्रेस्क्राइब। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है आप रजिस्टर करवाने के लिए, कंपनी का नाम रजिस्टर करवाने के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको फीस भी देनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या देनी पड़ती है? फीस देनी पड़ती है और आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है आपका रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहे हो, आप रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करवा रहे हो आप कंपनी को, जिस दिन आपने रजिस्टर करवाया है, डॉक्यूमेंट जमा कराया है, उस डेट से आपके नेक्स्ट 20 डेज के अंदर आपको आपकी कंपनी का नाम सबमिट करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में। ठीक है। ये हो गया रिजर्वेशन ऑफ नेम। जब आप नाम रिजर्व करवाते हो तब क्या क्या करना पड़ता है। अब अगर आप रिजर्वेशन करवाते हो बेस्ड ऑन रॉन्ग इंफॉर्मेशन, आप गलत इंफॉर्मेशन देकर आप क्या करवा रहे हो, रजिस्टर ऑफिस में कंपनी का नाम रजिस्टर करवा रहे हो, तो आपके साथ क्या हो सकता है? इफ द कंपनी हैज नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई है, मतलब अभी तक फॉर्म नहीं हुई है, और द रिजर्व नेम शैल बी कैंसिल, आपका कंपनी का नाम क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। मतलब अगर आप रजिस्टर ऑफिस में आप रजिस्टर करवाने जा रहे हो और रजिस्ट्रार को पता चल गया कि ये गलत इंफॉर्मेशन है तो आपकी कंपनी का नाम कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? इफ द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी, मतलब आपके रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर हो चुकी बाय द नेम, जो नाम आपने बताया है, रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन देकर, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर अगर आपने रजिस्टर ऑफिस में कंपनी रजिस्टर करवाया है तो क्या होगा आपके साथ? डायरेक्ट कंपनी टू चेंज इट्स नेम, आपकी कंपनी का नेम क्या है? 3 मंथ के अंदर चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है आपके पास? स्ट्राइक ऑफ द नेम, आपकी जो कंपनी का नाम है उसे हटा दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब आपकी कंपनी को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। आपको नेम क्लोज में क्या क्या लिखना पड़ेगा? आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। सेकेंड है आपका ऑब्जेक्टिव क्लोज। ऑब्जेक्टिव क्लोज में क्या होता है? आप कंपनी को रजिस्टर करवाने जा रहे हो। ठीक है। अब रजिस्टर करवाने जा रहे हो, आपने नेम क्लोज में कंपनी का नेम रजिस्टर करवा दिया। ठीक है। अब सेकंड क्लोज में क्या है? ऑब्जेक्टिव। कंपनी आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप कंपनी ओपन कर रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव आप किस में लिखोगे? ऑब्जेक्टिव क्लोज में। अब कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्लोज बनाते वक्त। वो क्या है? द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉ के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्लोज। मतलब अगर आप कंपनी ओपन कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए। आप जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप काम कर रहे हो वही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर इलीगल नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? दिस शुड नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। जो कंपनी एक्ट है जो अपन ने पढ़ा था 2013, उसके प्रोविजन के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। किसका? कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना
चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका दे शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए। इन बातों को आपको क्या करना, ध्यान रखना पड़ेगा जब आप ऑब्जेक्टिव क्लोज बनाओगे तब। दे शुड नॉट बी सर्टेन एंड दे मस्ट बी सर्टेन एंड एम्बिशियस। इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टेबल होना चाहिए सबको, ठीक है। ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव क्लोज। थर्ड है आपका लायबिलिटी क्लोज। लायबिलिटी क्लोज में क्या लिखा जाता है, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, जो कंपनी में जो मेंबर्स काम कर रहे हैं उनकी लायबिलिटी क्या होगी, उन्हें क्या क्या चुकाना पड़ सकता है, उनकी लायबिलिटी कहाँ तक होगी, ठीक है। फोर्थ 4 पॉइंट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब ये है कि जो मेंबर्स हैं अगर उन्होंने शेयर परचेज किया है, ठीक है, शेयर परचेज किया, 10 रुपये का शेयर है, उसने 4 रुपये शेयर पहले ही दे दिया और आप उसके 6 रुपये अभी तक बकाए हुए हैं, तो उसे कब कितने पैसे देना पड़ेंगे, कितने रुपीस देने पड़ेंगे, 6 रुपये देने पड़ेंगे। तो मतलब उसकी लायबिलिटी क्या है, उसकी लायबिलिटी ये है कि उसे 6 रुपये ही देने पड़ेंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, ना इससे कम देना पड़ेगा। तो मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो कहाँ तक लिमिटेड है उसकी लायबिलिटी, शेयर्स तक की लिमिटेड है, जितने भी शेयर का अमाउंट बकाया हुआ है उसको वहां तक अमाउंट देना है। अब दूसरा आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कोई मेंबर गारंटी देता है कि वो अगर कंपनी लॉस में जाती है तो वो 1 लाख रुपए तक वो क्या देता है, गारंटी देता है, ठीक है। तो जब अगर कंपनी को लॉस होगा तो क्या होगा, उस मेंबर को क्या देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे जब कंपनी लॉस में आएगी, ना तो 1 लाख रुपए से ज्यादा देना पड़ेगा, ना 1 लाख रुपए से कम देना पड़ेगा। तो ये दूसरा लायबिलिटी क्या हो गई कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, की मेंबर है जिसने गारंटी दी है कि वो इतने अमाउंट तक अमाउंट पे कर देगा अगर कंपनी लॉस में जाएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट है आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। इसमें क्या होता है, गारंटी भी दे रहा है और शेयर कैपिटल की गारंटी भी दे रहा है, मतलब इन दोनों का मिक्स किस में आ गया, थर्ड में आ गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ अनलिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी, सॉरी, अगर अनलिमिटेड कंपनी के केस में क्या होगा, जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, कंपनी को लॉस होता है तो सारे मेंबर्स को क्या देना पड़ेगा, उस लॉस का भुगतान करना पड़ेगा, उस लॉस को बियर करना पड़ेगा। अगर कंपनी से अगर उसे लॉस हो रहा है, कंपनी में लॉस हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी के सारे असेट्स, सारी बिल्डिंग, फर्नीचर सबको बेचकर अगर कंपनी अभी भी अपना डेब्ट पूरा नहीं कर पा रही है तो मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ेगा कंपनी के डेब्ट को पूरा करने के लिए। तो पहले 3 पॉइंट्स में क्या था कि उन्हें है ना अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पर नहीं जाना पड़ता, पर जो लास्ट पॉइंट है उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ सकता है। तो ये है लायबिलिटी क्लोज, बहुत सिंपल है, आप शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप इसे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देना और मैंने इतना अच्छा समझा है कि आप अच्छी तरह लिख सकते हो। फोर्थ पॉइंट है आपका कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज से पता चल रहा है कैपिटल मींस पूंजी, पूंजी मतलब कैपिटल क्लोज की जो कंपनी स्टार्ट करने के वक्त जो अमाउंट लगाया जा रहा है कंपनी में, वो अमाउंट किस में लिखा जाएगा, कैपिटल क्लोज में लिखा जाएगा। तो कैपिटल क्लोज क्या बताता है, द क्लोज स्टेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच द कंपनी रजिस्टर। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है कितने अमाउंट से कितने अमाउंट का कैपिटल देकर रजिस्टर हो रही है, वो इसमें आएगा कैपिटल क्लोज में। सेकंड पॉइंट है दिस इज अ मैक्सिमम अमाउंट। ये क्या है, एक मैक्सिमम अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट होता है कि इस अमाउंट पे क्या होगा, कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है। जैसे अगर कंपनी ने ऑथराइज्ड कैपिटल दी है, मतलब रजिस्टर करवाने के बाद उसने 10 लाख रुपए का ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम पे रजिस्टर करवाया है, तो कंपनी क्या होगी, कंपनी 10 लाख रुपए तक ही क्या कर पाएगी, शेयर इशू कर पाएगी, इससे कम नहीं, इससे कम कर सकती है पर ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं कर सकती, 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकती। तो इस कैपिटल क्लोज में क्या होगा कि कंपनी कितने अमाउंट से ऑथराइज्ड कैपिटल हो रही है, उसे क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। मैक्सिमम अमाउंट होता है ये कंपनी का, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है कंपनी विथ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के साथ आप देखो इसमें क्या होता है, कैपिटल क्लोज में और क्या मेंशन होता है कि कितने अमाउंट की शेयर कैपिटल है, कितने नंबर ऑफ शेयर कैपिटल है और कितनी फेस वैल्यू है शेयर कैपिटल की। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ कि अगर शेयर कैपिटल जैसे अपन ने कि शेयर परचेज किया अपने 1000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10, ठीक है, 1000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10, ठीक है। अब जो अमाउंट है 1000 रुपीज और 10 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपीज हो गया। वो क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल का अमाउंट हो गया। अब 10 शेयर फेस वैल्यू मतलब 10 शेयर है वो कितना, अब देखो 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10 बोला था मैंने, तो जो 1000 रुपीज है वो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा और जो 10 रुपीज है वो क्या हो जाएगी, उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, इसमें शेयर्स की क्या लिखे हुए होते हैं, अमाउंट लिखे हुए होते हैं, नंबर लिखे हुए होते हैं और उसकी फेस वैल्यू लिखी हुई होती है। लास्ट है इफ अ कंपनी वांट्स टू इशू मोर शेयर, अगर कंपनी ज्यादा शेयर इशू करना चाहती है मोर देन द फंड द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा अमाउंट इशू करना चाहती है कंपनी, तो क्या करना पड़ेगा, उसे अपना कैपिटल क्लोज को चेंज करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा, मतलब चेंजेस करने पड़ेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में से। ठीक है, आपको कैपिटल क्लोज समझ में आ गया। अब है सब्सक्राइबर क्लोज। सब्सक्राइबर क्लोज में क्या होता है कि कितने मेंबर्स सब्सक्राइब किए हैं इक्विटी शेयर्स के लिए, कितने मेंबर्स आए हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कितने मेंबर्स जुड़े हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए एटलीस्ट 7 पर्सन की जरूरत होती है। प्राइवेट कंपनी में कितने होती है, एटलीस्ट 2 पर्सन की जरूरत है। ये अपन ने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, और थर्ड है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी के लिए क्या होता है, ओनली 1 मेंबर 1 सब्सक्राइबर की जरूरत होती है। तो सब्सक्राइबर क्लॉज में क्या आता है कि कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं वो किस में आते हैं, सब्सक्राइबर क्लोज में आते हैं। नो सब्सक्राइबर कैन विड्रॉ हिज नेम, कोई भी सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब कर चुका है एक बार वो क्या करेगा, वो विड्रॉ नहीं कर सकता, अपना नाम नहीं निकाल सकता ऑन एनी ग्राउंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, वो अपना नाम उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर नहीं कर सकता। तो ये इसका पॉइंट का ध्यान रखना। ठीक है, सब्सक्राइबर क्लॉज में क्या है, प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं, पब्लिक में कितने होते हैं, 1 पर्सन कंपनी में कितने होते हैं, और कोई भी सब्सक्राइबर अपना नाम विड्रॉ नहीं करवा सकता रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, ये सेकंड लास्ट है नॉमिनेशन क्लोज। नॉमिनेशन क्लोज का मतलब होता है कि नॉमिनी कि अगर कंपनी बंद हो जाएगी या 1 पर्सन, ये नॉमिनेशन क्लोज कब बनता है, 1 पर्सन कंपनी की कंडीशन में ही बनता है, प्राइवेट और पब्लिक कंडीशन में नहीं बनता। तो नॉमिनेशन क्लोज में है ना नाम लिखा हुआ होता है उस पर्सन का। जब अगर कोई बिजनेस क्या हो जाएगा, डेप्ट हो जाएगा या डेथ हो जाएगी या ओनर की, तो दूसरा पर्सन उसे टेक ओवर कर लेगा। तो नॉमिनेशन क्लोज state the name of a person who in the event of debt of incapacity to the contract to the shall become the member of the company। तो क्या होगा, जैसे 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है, एक पर्सन काम करता है, तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो कौन चलाएगा उसे उसका नॉमिनी के नाम पे, अगर उसने जो नाम लिखा हुआ होगा वो पर्सन उसी के बिजनेस को चलाएगा, कंपनी को चलाएगा। लास्ट है ऑफिस क्लोज। ऑफिस क्लोज, प्लेस क्लोज। प्लेस क्लोज से आपको पता चल रहा होगा कि किस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्टर्ड है। तो द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। तो जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उसमें वो कहाँ लिखा जाएगा, आपका ऑफिस क्लोज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट वीडियो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताऊंगी, इसके कंटेंट्स बताऊंगी, इसके अल्टरनेटिव्स बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग